नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग हाई कोर्ट कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुआ था। यूँ तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसीज में एक ही एक्ट के आधार पे कुछ महीनों के अंतराल में स्थापित हुआ था, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में आए तो आपको करेक्ट कलकत्ता करना है और तीनों एक साथ ऑप्शन में दिया हुआ है तो तीनों सही करना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक इसका हाई कोर्ट का प्रावधान है। जैसे कि पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है 124 से लेकर के 147 तक, वैसे ही हाई कोर्ट का प्रावधान है 214 से लेकर के 231 तक पार्ट 6 में। केवल दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसका अपना अलग से हाई कोर्ट है। कौन कौन? दिल्ली हाई कोर्ट है और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, जिनका ये दोनों यूनियन टेरिटरी का अपना अलग हाई कोर्ट है। संविधान में हाई कोर्ट्स के जजेस की संख्या को लेकर के, हाई कोर्ट्स के जजेस की संख्या को लेकर के कोई विशेष तौर पे उपबंध नहीं दिया हुआ, ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। आई बात समझ में? भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी। कुल टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है 25। अभी लेटेस्ट जो बना हुआ है वो आंध्रा हाई कोर्ट है और तेलंगाना हाई कोर्ट। 1 जनवरी 2019 को ये दोनों हाई कोर्ट बने। उसके बाद अगर न्यायाधीशों की संख्या की बात करें हाई कोर्ट में, तो सबसे ज़्यादा जजेस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजेस की संख्या 160 है, 160। और सबसे कम जजेस की संख्या है सिक्किम हाई कोर्ट में, वो है 3। तो ये फैक्चुअल्स कई बार पूछ देता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में उच्च न्यायालय से संबंधित क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमने देखा कि 214 से लेकर के 231 तक है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उस बारे में आज अभी हम बात करेंगे। इसमें 214 में ये दिया हुआ है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। वहीं पे 231 में दिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट है, जैसे कि केरल हाई कोर्ट है, उनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों का है, ठीक है। आई बात समझ में? वैसे ही इनके सेवानिवृत्त जब हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं तो उससे संबंधित कुछ उपबंध दिए हुए हैं आर्टिकल 220 में। ये यूपीएससी प्री में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या है आर्टिकल 220? इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वह भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में सामने बहस नहीं कर सकता। मतलब जहाँ पे वो जज रहा है उसके अलावा बाकी जगह पे वो जरूर एडवोकेट प्लीड कर सकता है, वहाँ पे बहस कर सकता है, लेकिन जहाँ पे रहा है वहाँ पे वो नहीं बहस कर सकता वैसी उस हाई कोर्ट में, ठीक है ना। क्या है हाई कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशन? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो। उसके बाद वो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुका हो न्यायिक कार्य का, मतलब लोअर कोर्ट्स में जज रहा हो कम से कम 10 साल तक। अगर ये नहीं है तो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में लगातार वो 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो, प्लीड कर चुका हो, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस हैं। उसके अलावा कुछ और 1-2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसका कोई मिनिमम एज का निर्धारण नहीं किया गया है कि मिनिमम एज ये होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। इसका निर्धारण नहीं है न्यायाधीशों की योग्यता में, ये हमें ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट की नज़र में अगर कोई प्रख्यात न्यायविद है, जुरिस्ट है, तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के जज के संबंध में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। 62 वर्ष की आयु तक ये पद पे रहता है, इसका टेन्योर है। हाई कोर्ट का जज कितने साल तक हाई कोर्ट का जज बना रह सकता है? 62 वर्ष तक। 62 वर्ष के बाद वो जज नहीं रहेगा हाई कोर्ट का। उसके बाद अपॉइंटमेंट और ओथ को लेकर के इसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो क्या है? तो देखिए, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट तो हमेशा ध्यान रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो। अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट के जरिए ही होगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे, एक बात। दूसरा, हाई कोर्ट्स में जो जजेस हैं
एक तो चीफ जस्टिस हो गए और एक हो गए जज। तो इन दोनों की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? तो अगर जस्टिस नियुक्त करना है किसी हाई कोर्ट का, तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे राय लेंगे राष्ट्रपति, और जो संबंधित जो स्टेट है उसके राज्यपाल से भी राय लेंगे, और उनके परामर्श के बाद वो अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हाई कोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार 2 से 1 या 1 से अधिक राज्यों का है, तो वो जो भी कंसर्न स्टेट है उन सभी से परामर्श करेंगे। जो भी कंसर्न स्टेट है, संबंधित राज्य, उनसे सभी से राज्यपाल परामर्श करके उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। अगर अब जो है अन्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के जज हो गए चीफ जस्टिस, उसके बाद और जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कैसे करेंगे प्रेसिडेंट? तो वो अब क्या करेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जा चुके हैं उनसे परामर्श लेंगे और उस आधार पर नियुक्ति करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद संभालने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ओथ लेंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, गवर्नर्स स्टेट के शपथ दिलाते हैं सभी को, ठीक है ना। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएंगे। किसको? चाहे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो उसको भी शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, या हाई कोर्ट का जज हो तो उसको भी शपथ राज्यपाल द्वारा ही दिलाया जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने की विधि क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो उसका आधार है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसी के आधार पे न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और न्यायाधीश जब मैं कहता हूं तो सभी को कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, सभी न्यायाधीशों को हटाने का यही प्रक्रिया है। क्या है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहली तो बात यह है कि जो भी प्रस्ताव, जो भी रिजोल्यूशन लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, तो दोनों के लिए एक मिनिमम मेंबर्स हैं कि इतने मेंबर्स द्वारा रिजोल्यूशन पे साइन होना ही चाहिए, तभी वो उसको इनिशिएट किया जा सकता है। तो राज्यसभा में 50 मेंबर होने चाहिए, साइन सदस्य होने चाहिए सपोर्ट में, और लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए। और इसको दिया जाएगा किसको? अध्यक्ष को, स्पीकर को दिया जाएगा, या राज्यसभा में सभापति को दिया जाएगा। अब उप अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को अगर स्वीकृत कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन दैट केस वो क्या करेंगे? 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। 3 सदस्य होंगे उसमें, तीन सदस्य होंगे उसमें। अब वो कौन 3 लोग होंगे? एक तो होंगे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा होंगे एक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरा होंगे राष्ट्रपति की नज़र में कोई ऐसा हो जो एक प्रख्यात न्यायविद हो, तो वो भी। और वो समिति जो भी आरोप इन पे लगाया गया है, इनकैपेसिटी का या अयोग्य का, उसका जांच करेगी, उनका जांच करेगी। और अगर वो जांच को सही पाती है, उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, और एक बार प्रस्ताव वो पारित हो गया तो राष्ट्रपति के आदेश से वो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, हटा दिया जाएगा, ठीक है। विशेष बहुमत मतलब हुआ ये कि 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित होगा सभी में, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये है बेसिक प्रोसेस रिमूवल का जजेस के, किसी भी, चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र और शक्तियां क्या हैं, इसकी शक्तियां वो देख लेते हैं, मतलब उसके कार्य क्या हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका जो भी बेसिक ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से कम होता है। क्या क्या है कि संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होंगे उसको हाई कोर्ट सुन सकता है। आपको लगेगा नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास था। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ये चीज़, लेकिन उसके पास जो उसका बेसिक राइट में एक और चीज़ आती है, वो है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के से संबंधित चुनाव का कोई भी डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। लेकिन बाकी लोगों का, जैसे संसद सदस्य में, राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो ये हाई कोर्ट सुन सकेगा, ठीक है। नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित एनफोर्स कराना है, वो भी हाई कोर्ट के अथॉरिटी में है, वो भी सुन सकता है उस तरह के केसेस को भी। संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय
से स्थानांतरित मामलों। देखिए संविधान की व्याख्या का भी हम संबंध ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट से जोड़ते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो टॉप कोर्ट है, वो तो ये तो उसका बेसिक राइट है ही, ये देखता ही है। लेकिन अगर लोअर कोर्ट्स में भी कुछ इस तरह के संविधान की व्याख्या से संबंधित केसेस हैं तो उसको हाईकोर्ट सुन सकता है। तो ये सारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हाईकोर्ट के आते हैं। अब रिट जारी करने का जो अधिकार है हाईकोर्ट का आर्टिकल 226 के तहत आता है। रिट जारी करता है नागरिकों के फंडामेंटल राइट को एस्टेब्लिश कराने के लिए, वायलेट अगर हो रहा हो तो। वैसे ही अपीली क्षेत्राधिकार है इसका, दीवानी का और क्रिमिनल केसेस दोनों का है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, मतलब ये लोअर कोर्ट्स पे एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है, ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जैसा है हाई कोर्ट, ठीक है ना। जो भी उस स्टेट में जितने भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनका, लोअर कोर्ट्स हैं, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह भी ये काम करता है उच्च न्यायालय। उसके बाद है अभिलेख न्यायालय, 215 है इसका आर्टिकल। अभिलेख न्यायालय में जैसा हमने बात किया था कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जो भी ये जजमेंट देंगे हाई कोर्ट्स, डिसीजन देते हैं, जजमेंट देते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और वो लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना होता है, उन ग्राउंड्स पे उन्हें डिसीजन देना होता है। और इसमें खुद भी ये सुन सकता है और अपने डिसीजन को हाई कोर्ट खुद भी रिव्यू करके बदल सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के तहत ये ड्रॉ करता है, और इसके अलावा और भी आर्टिकल हैं जहाँ से ये इस तरह की शक्ति ड्रा करता है। लेकिन अभी हम बस ये जान लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी है उच्च न्यायालय में। हाँ, अब ये देख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्याय क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय, मतलब कुछ हाईकोर्ट्स जिनका 1 से अधिक स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में उनका अधिकार है, वो सारे कौन कौन से हाईकोर्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देते हैं। तो देखिए मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई उच्च न्यायालय है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, महाराष्ट्र में तो है ही, महाराष्ट्र का तो है ही वो। उसके अलावा गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये चारों जगह इसका क्षेत्राधिकार है, किसका, मुंबई हाई कोर्ट का। ऐसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्या है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्यों पे इसका अधिकार है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का कहाँ है, पंजाब हरियाणा का तो है ही, और चंडीगढ़ का भी है जो यूनियन टेरिटरी है, इस पे भी इसका न्यायिक अधिकार है। कलकत्ता हाई कोर्ट का अधिकार कहाँ है, पश्चिम बंगाल का तो है ही। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी का क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। तमिलनाडु उच्च न्यायालय, तमिलनाडु और पुडुचेरी किस में आता है, किसके न्यायिक क्षेत्र में, तमिलनाडु उच्च न्यायालय, ठीक है ना। केरल हाईकोर्ट नहीं करना है। वैसे केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है, केरल राज्य तो आता ही है और लक्षद्वीप भी आता है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। दूसरी चीज ये भी जानना है कि जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका हाईकोर्ट वहाँ की राजधानी में नहीं है। अमूमन ज़्यादातर राज्य में देखेंगे तो हाईकोर्ट्स वहाँ की राजधानी में ही है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पे वहाँ के कैपिटल में नहीं है, जैसे कि यूपी का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, राजस्थान का हाईकोर्ट कैपिटल जयपुर है लेकिन हाईकोर्ट जोधपुर में है। ऐसे ही उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है लेकिन नैनीताल में हाई कोर्ट है। तो ये इस तरह के कुछ हाई कोर्ट्स के बारे में हमें जानना है जहाँ पे राजधानी से अलग होता है जिनका हाई कोर्ट। जैसे केरल हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो ये त्रिवेंद्रम में नहीं है, ये है एर्नाकुलम में है इस केरल हाई कोर्ट। तो ये सब हमको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें पता लगेगा कि भाई कितना कंसेप्ट डेवलप हुआ है। उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो आर्टिकल 207 के अंतर्गत की गई है, 230 के, 209 के कि 214, तो ऑब्वियसली डी इज राइट, 214 अभी हमने बात की थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है, तो 62 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 62 वर्ष है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं,
तो वो त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखना, हमें राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स के जजेस अपना डेजिग्नेशन किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ये चीजें कंफ्यूज नहीं होना। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में कितनी है? तो 25 है। आज कितने हाई कोर्ट्स हैं भारत में? 25। लेटेस्ट हाई कोर्ट आंध्रा हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट। कौन सा न्यायालय जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है? तो कौन रखता है? हाई कोर्ट रखता है। हमने बताया था ना कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह भी काम करता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स पे। संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान है? तो किसमें है? आर्टिकल 233। हम लोग लोअर कोर्ट्स एक सेपरेट वीडियो होगा उसका, लेकिन इसमें अभी देख लीजिए 233 में डिस्क्रिप्शन है किसका? जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित। भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अभी हमने बात की थी किसमें है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 हाई कोर्ट 160 जजेस हैं, ठीक है ना। और सबसे कम किसमें है? 3 जजेस हैं सिक्किम हाई कोर्ट में, ठीक है। मुंबई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1862 में। तीनों की स्थापना 1862 में हुई थी। कोलकाता में सबसे पहले हाई कोर्ट स्थापित हुआ था। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो किस में आता है? मुंबई। अभी हमने बात किया था ना, महाराष्ट्र और मुंबई, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये सब किस में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप पर किसका क्षेत्राधिकार है? किस हाई कोर्ट का? तो किसका है? कोलकाता हाई कोर्ट का है। तो ये हमारा रहा हाई कोर्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोअर कोर्ट्स करेंगे, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।